अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद सलीम अब्बासी और आप देखें मेरा डिजिटल चैनल स्ट्रेट टॉक विद शहजाद। खुश आमदीद नाजरीन। कल का दिन फैज़ाबाद धरने के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से एक रिव्यू है जो कि पटिशन की कल समात है। धरना बेसिकली इंतखाबी हल्फनामे में खत्म नबूवत के मामले पर मुतनाज़ा तरमीम के खिलाफ दिया गया था और तकरीबन 3 हफ्ते तक जारी रहा था, जिससे दारुल हुकूमत में जिंदगी बुरी तरह से मफलूज होकर रह गई थी। ताहम बाद 27 नवंबर 2017 को हुकूमत ने वजीर कानून जाहिद हामिद के इस्तीफा समेत धरने की शुरुआत के तमाम तर मुतालबात थे उसको तस्लीम किया, यानी उस वक्त की जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने तस्लीम किया और ये धरना फिर अपने काम को पहुंचा, यानी तमाम जो मुतालबात थे उनको मान लिया गया था। खैर, जब ये सारे मामला हो रहे थे तो उस वक्त 21 नवंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच मामूल के मुताबिक फिर समाप्त कर रहा था कि मुकला चूंकि अदम पेशी हो रही थी उस वक्त, क्योंकि यह रोड जब बंद थे, तमाम तर जो लिंक रोड थे वहां पर टीएलपी के लोग बैठे हुए थे, बड़ी मुश्किल सूरत थी और मुकला भी कम थे, जजेस भी नहीं पहुंच पा रहे थे। तो ऐसे में एडिशनल अटॉर्नी जनरल और वकील ने अदालत को बताया कि जनाब फैजाबाद के मकाम पर धरने की वजह से अदालत पहुंचने में वकला और साइरिन दोनों को काफी परेशानी का सामना है। तो क्या करना चाहिए? इस पर अदालत ने 2 रुकनी बेंच बनाया, फैजाबाद धरने पर अब खुद से सोमोटो लिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस करते हुए कहा कि वजारत दाखिला वजारत दफा के जवाब जमा कराएं। 1 साल बाद यानी नवंबर 2018 को बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो महसूस किया था वो सुना दिया और 6 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरने केस का फैसला सुनाया। उस वक्त की जो वफाकी हुकूमत थी और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और इसी तरह से पैमरा, पीटीआई, एमक्यूएम, शेख रशीद, एजाजुल हक और इलेक्शन कमीशन ने भी फैजाबाद धरने के फैसले के खिलाफ, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके खिलाफ जो है वो नजरसानी की दरखास्तें जो है वो दायर की। में अगले ही माह जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भी दायर कर दिया जनाब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने। ये वो दौर था जब आसिफ सईद खोसा साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इसके खिलाफ जस्टिस गुलजार सुप्रीम कोर्ट के उसके बाद जस्टिस गुलजार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल अभी कुछ दिन पहले तक वो 4 साल के अरसे के लिए ये जो तमाम जजेस थे ये चीफ जस्टिस तैनात रहे। उसके बाद इन लोगों ने, इन तीनों जो चीफ जस्टिस साहिबान जो काजी फाइज से पहले थे, इन्होंने इस केस को नजरसानी को की जो केस से दरखास्तें थी इनको मुकर्रर नहीं किया समात के लिए। मगर मरकजी केस का फैसला लिखने वाले जब वो 2 रुकनी बेंच था उसमें एक जस्टिस काजी फाइज ईसा भी थे। काजी फाइज ईसा ने जो फैसला लिखा था वो अपने फैसले पर कायम थे और अब जब जस्टिस काजी फाइज ईसा रेफरेंस केस जो सारा उनके ऊपर एक मलबा डाला गया था उस वो धुलने के बाद काजी फाइज ईसा ने अपने चीफ जस्टिस बनने के बाद दूसरे हफ्ते इन दरखास्तों को मुकर्रर किया और कल की जो दिन है, कल यानी 28 जो सितंबर है, कल इस केस के हवाले से समात होने जा रही है। इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज है जो कि 2 रुकनी बेंच के सरबराह थे, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में ये लिखा था कि कोई एजेंसी, कोई इस्टेब्लिशमेंट किस तरह से कंटोनमेंट को या डीएचएस के जो एरियाज हैं उसमें जो जियो न्यूज़ है और जो डॉन न्यूज़ है उनकी नशियात पर पाबंदी लगा सकती है। हालांकि वो तो लाइसेंस याफ्ता है, यानी वो लाइसेंस उनके पास है। किस तरह से डॉन अखबार को आप रोक सकते हैं पब्लिशिंग से। इसी तरह से उन्होंने कहा था कि टीएलपी के साथ, टीएलपी कहाँ से आई है और टीएलपी से जो मुज़ाकरात किए हैं डीजी जनरल फैज हमीद ने, वो किस तरह से, किस कानून के तहत उनसे मुज़ाकरात किए हैं और जो कानून वो तमाम तर मुज़ाकरात के अंदर जो शिकें हैं वो हूबहू कबूल कर ली गई। और फैजाबाद में तोड़ फोड़ का फिर जिम्मेदार कौन होगा? सरकारी इमलाक को जो नुकसान पहुंचाया उसका जिम्मा कौन लेगा? फैजाबाद को बंद क्यों रखा गया? और फिर उसके साथ न सिर्फ ये कि मुज़ाकरात हुए बल्कि उस मौका पर जब मुज़ाकरात फिनिश हुए, एंड हुए, उस मौका पर डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर नवीद हयात साहब ने जो कि उस वक्त डीजी रेंजर्स तैनात थे, लेफ्टिनेंट जनरल हैं नवीद हयात साहब, टीएलपी के कारकुनान को हजार रुपए भी उन्होंने बांटे। उस वक्त के डीजी आईएसपीआर जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर थे वो भी इसमें पेश पे थे। बाद में उनको प्रमोट किया गया और उनके खिलाफ और वो अब कोर कमांडर कोयटा है। फैज हमीद को प्रमोट किया गया, बाद में वो डीजी आईएसआर बने। तो कहने का मतलब यह है कि उस वक्त जब अदालत ने एक्शन लिया तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो उस वक्त जो जस्टिस काजी फाइज थे उन्होंने ये कहा था कि किस तरह से ये मुमकिन है कि जो डीजी आईएसआई हैं या डीजीसी हैं वो मामलात को खुद से ही देखें, अवाम को किस हेजानी कैफियत में रखा गया और
क्यों आप ऐसा कर रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि जैसे हर चीज के पीछे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है। तो इसके हवाले से एक जो समोटो एक्शन लिया था उसमें जस्टिस काजी फाइज ने कहा था कि जो उस वक्त के जितने भी जो एजेंसीज के लोग इसमें इन्वॉल्व थे इस मामले में या इसके अलावा उन दिनों में जो चीजें चल रही थी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। सियासत में आने के हवाले से जो हमें इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो लोगों की शिकायत है उसके इजाला किया जाए और एक्शन लिया जाना चाहिए। फौज के या एजेंसीज के जो लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और हमें बताया जाए कि क्या एक्शन लिया गया। खैर ऑब्वियसली किसी के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, न सिर्फ ये कि एक्शन नहीं लिया गया बल्कि TLP को भी छोड़ दिया गया, तमाम तरह के मुज़ाकरात को मान लिया गया और उस वक्त के जो वफाकी वजीर हैं उनसे इस्तीफा भी मांगा गया। तो जनाब ये जो केस था, अब इस केस की समाअत होने जा रही है कल। अब ये फैसला रिवर्स तो नहीं होने वाला, अब ये बताएगा कल का लम्हा, कल क्या होने वाला है ये कल की समाअत में पता चलेगा। जैसे काजी फाइजा के खिलाफ जब रेफरेंस बना तो फिर रिव्यू दाखिल हुआ और उमर अता बंदियाल इसे उड़ाना चाहते थे और उन्हें सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ले जाना चाहते थे, मगर जस्टिस फैसल अरब जो है वो रिटायर्ड हो गए उसी वक्त जब वो जो बेंच था जो इनको उसमें लेके जाना चाहता था और जो रेफरेंस के मामले में भी पेश था उसकी जगह जब सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के लिए जो नए जज की तैनाती होती है वो जस्टिस जो है वो अमीनुद्दीन साहब है। अब जो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब वो अगर चाहते तो उस वक्त उस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जरिए ऐसा फैसला दिलवाते कि जस्टिस काजी फाइज ईसा न सिर्फ ये कि नाअहल होकर बाहर चले जाते, उनको वो मिसकंडक्ट या जो भी उनको पर एक इल्ज़ाम लगाकर उनको फारिग कर दिया जाता, लेकिन उन्होंने ये कबूल किया कि मैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के उस राइट साइड पे बैठूंगा, उन लोगों के साथ बैठूंगा जिन्होंने हमेशा का साथ दिया। मीन के उन्होंने जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, जस्टिस मंजूर अली शाह और जस्टिस यहिया अफरीदी यानी जो 10 रुकनी बेंच था, ये जो उसमें लोग शामिल थे उस बेंच में, इनके साथ रहना उन्होंने कबूल किया। जस्टिस याद रहे कि जस्टिस अमीनुद्दीन ही वो जज है जो कि कल जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ बैठकर 2 रुकनी यानी जो 3 रुकनी बेंच है उसमें ये भी है, कल ये फैसला होने जा रहा है। और क्या फैसला होगा अब ये तो देखना बाकी है, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा को तो आप जानते हैं, उस बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है वो कि कितने वो लेजिटिमेट पर्सनैलिटी के मालिक हैं, कितना ही अपराइट जज है। मगर इस 3 रुकनी बेंच में एक खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट है, दूसरे जस्टिस अमीनुद्दीन है और तीसरे जस्टिस अत्तर मीनल्लाह है। अच्छा, जस्टिस अत्तर मीनल्लाह के हवाले से ये बताना बहुत जरूरी है कि ये भी बहुत ही अपराइट जज हैं। जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उस वक्त भी जब इनके ऊपर बर्डन डाला गया, प्रेशर डाला गया वकला का, तो इन्होंने कहा ऐसे मत करें। एक बार वहां लड़ाई झगड़ा भी हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं जज हूं और मैं वकील बनकर उस सारे प्रोसेस से गुजर कर अब मैं जज बना हूं, इसलिए मुझे धमकाएं मत और प्रेशराइज मत करें। जो फैसला मैंने दे दिया वो फैसला सबके लिए है और वो अटल है, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहे और उस वक्त बड़े दबंग फैसले वो करते रहे। इन्होंने जो दबंग फैसले किए उनकी एक झलक मैं आपके सामने रखता हूँ कि रावल डैम के किनारे पे यानी जो नेवल क्लब बना था वो रातों रात बनाया गया था। जस्टिस अत्तर मीनल्लाह की अदालत में जब ये केस पेश हुआ तो उन्होंने कहा कि इसको डिमोलिश करें, उन्होंने हुक्म दिया था। इस तरह से मिलिट्री के इंटरेस्ट के लिए जो बने गए जो मनाल रेस्टोरेंट है उसके खिलाफ भी इन्होंने फैसला दिया और कहा कि इसको डिमोलिश किया जाए, इसको खत्म किया जाए। और जो पीका ऑर्डिनेंस है बेसिकली ये आज़ादी इजहार राय के खिलाफ एक काला कानून था, इसको ये जब पेश होता है आपने इसको भी कदम करार दिया और कहा कि जरा ये बता रहे हैं कि जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने एक फर्जी सी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो जमा कराएंगे कल और कहेंगे कि भाई हमें तो वफाकी हुकूमत ने ये कहा था कि आप इस हवाले से ये चीजें कर लें और साथ साथ कुछ पॉइंट आउट कुछ चीजें जो कल की इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें शायद ये भी वो पेश की जाए कि भाई इससे हमारे इदारे का जो मराल है वो डाउन हुआ है, इस तरह के फैसले नहीं होने चाहिए। हम तो जो भी करते हैं गवर्नमेंट के कहने के ऊपर करते हैं और हमारा इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है और बल्कि हम तो ये समझते थे कि अगर कोई इस तरह की चीज होती है तो मुल्क में बदअमनी का खतरा है, इसलिए हमने उनसे मुज़ाकरात के लिए जो कि वक्त की जरूरत थी और आवाम की भी ये ख्वाहिश थी कि हम मुज़ाकरात कर लें, इसलिए हमने वक्ती तौर पर उस गुस्से को उस आग को बुझाने के लिए ठंडा करने के लिए हमने उनसे मुज़ाकरात किए। बाद में हमने जो ये किया बट कल की रिव्यू समाज जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए भी वाटर टेस्टिंग होगी और इसी तरह से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो नर्व्स हैं उनका भी ये एक बड़ा इम्तहान होगा कि वो उसको किस तरह से टैकल करते हैं अगर फैसला उनके खिलाफ आता है। अब देखते हैं जैसे काजी फाइज साहब पहले ही की तरह दबंग फैसला देते हैं, डटे रहते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के 54,000 जो केसेस हैं जो कि मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं और मनु मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, क्या ये वाला केस भी
उन्हीं फाइलों की नज़र हो जाता है, उन्हीं केसेस की नज़र हो जाता है, या इस केस का कुछ फैसला आएगा? इस हवाले से कल का इंतजार करते हैं। जस्टिस काजी फाइज इसा फातेह ठहरते हैं या आपके मुल्क का सो कॉल्ड निज़ाम? अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह ने के बाद।